यात्रा के दौरान सिर्फ यात्रियों का ही ध्यान नहीं रखा गया है, जानवरों का भी रखा गया है। अभी इसी साल ये जानवरों का अस्पताल यहाँ केदारनाथ धाम से पहले बनाया हुआ है। मैं सीधे अभी पहुंचा हूं यहाँ त्रिजुगी नारायण। मैं दर्शन करना चाहता था इस मंदिर के, जहां खुद महादेव और मां पार्वती ने समझाया है कि अटूट प्रेम का बंधन क्या होता है। लगभग 2 घंटे में 7 किलोमीटर। ये देखो, मैंने अपना जो ट्रैकर था ना वो लगवाया था, तो 2 घंटे में 7 किलोमीटर पहुंच चुका हूं मैं अभी रामबाड़ा। प्लीज़ अगर आप चार धाम में या केदारनाथ धाम की तरफ कहीं भी आ रहे हैं, अपना कूड़ा अपने साथ ले जाएं। यहाँ आप हिमालय से चलने वाली इस हवा की सरसराहट को भी सुन सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं दिव्य केदारनाथ धाम जी के। कहते हैं इस जगह अग्नि की लौ 3 युगों से जलती हुई आ रही है और महादेव और मां पार्वती का विवाह भी यहीं संपन्न हुआ और जिसके साक्षी बने खुद भगवान श्री नारायण। ये जगह है त्रिजुगी नारायण और जो सामने आपको मंदिर नजर आ रहा है ये है त्रिजुगी नारायण मंदिर। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस चारधाम यात्रा सीरीज में। ये चारधाम यात्रा सीरीज मेरी शुरू हुई हरिद्वार से। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम दोनों कवर किए हैं। चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि सनातन परंपरा में आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की यात्रा मानी जाती है। हिमालय की गोद में बसे 4 पवित्र धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहे हैं। चारधाम यात्रा के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं जो कि मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में भी दी है और इस एपिसोड में भी मैं देना चाहूंगा। चारधाम की यात्रा आपकी शुरू होती है हरिद्वार से। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही क्यों मानी जाती है। हिंदू धर्म में हरिद्वार को देवताओं का द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि हिमालय में स्थित चारधाम के दर्शन से पहले श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान करके अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। हरिद्वार भारत के लगभग सभी शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर और लखनऊ से यहाँ के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून। एयरपोर्ट से हरिद्वार की दूरी है लगभग 35 किलोमीटर। उत्तराखंड रोडवेज और प्राइवेट बसें भी यहाँ नियमित रूप से चलती हैं। उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा के लिए जरूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं नीचे दी हुई वेबसाइट में जाकर, या फिर आप ऑफलाइन हरिद्वार, ऋषिकेश या आगे जैसे आप बढ़ते जाते हैं अलग अलग पड़ाव पे भी आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि जीवन में एक बार श्रद्धा पूर्वक चारधाम की यात्रा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यमुनोत्री और गंगोत्री पवित्रता, निरंतरता और मातृशक्ति का प्रतीक है। केदारनाथ वैराग्य, तप और संकल्प का प्रतीक जो समर्पित है भगवान शिव को। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पंच केदार में सबसे प्रमुख। बद्रीनाथ सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु को समर्पित धाम जो ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। उत्तराखंड में स्थित ये चारों धाम सिर्फ धार्मिक कर्म कांड नहीं है बल्कि हिमालय की गोद में बसी प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करने का माध्यम भी है। अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी जैसी पवित्र नदियों के उद्गम और गगनचुंबी बर्फीली चोटियों के बीच बसे ये धाम हमें सिखाते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर का साक्षात रूप है। आइए शुरू करते हैं चारधाम की ये यात्रा मेरे साथ। सोनप्रयाग में होटल लेने के बाद मैं सीधे अभी पहुंचा हूं यहाँ त्रिजुगी नारायण, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले मैं दर्शन करना चाहता था इस मंदिर के, जहां खुद महादेव और मां पार्वती ने समझाया है कि अटूट प्रेम का बंधन क्या होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती हिमावत की बेटी थी जो हिमालय की पहचान है, और देवी सती का पुनर्जन्म थी जो महादेव की पहली पत्नी थी। देवी सती के पिता द्वारा महादेव का अपमान करने के बाद सती ने अपने प्राणों की आहुति अग्नि में दे दी और उसके बाद देवी पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ। अपने दूसरे जन्म में देवी पार्वती के महादेव को वर के रूप में प्राप्त करने के कई प्रयास असफल रहे और अंत में देवी पार्वती ने गौरीकुंड में कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने देवी पार्वती का विवाह का प्रस्ताव गौरीकुंड में ही स्वीकार किया।
और अंततः महादेव और मां पार्वती का विवाह यहाँ त्रियुगी नारायण में संपन्न हुआ। और मान्यता है कि भगवान विष्णु द्वारा ये विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें विष्णु भगवान ने माता पार्वती के भाई का कर्तव्य निभाया था। इस मंदिर के सामने जिस अग्निकुंड के फेरे लेकर महादेव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, उस अग्निकुंड की लौ आज भी जलती है। इसलिए इस मंदिर को अखंड धुनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी वजह से आज त्रियुगी नारायण मंदिर एक विवाह स्थल, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रसिद्ध है, जहां कई लोग दूर दूर से शादी करने के लिए आते हैं। तो त्रियुगी नारायण में दर्शन होने के बाद अब हम चलते हैं वापस सोनप्रयाग में। आपको अपना होटल दिखा देता हूं मैं। उसके बाद ये शाम का टाइम है बेसिकली, और जो मैंने डिसाइड किया है वो यही किया है कि मैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब तकरीबन 2 या 3 बजे अपनी यात्रा शुरू करूंगा यहाँ सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की तरफ। तो अभी चलते हैं वापस सोनप्रयाग। केदारनाथ धाम की यात्रा में सोनप्रयाग एक अहम पड़ाव है। यहाँ पर आपको होटल, गाड़ियों की पार्किंग, सामान रखने के लिए क्लॉक रूम जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। सोनप्रयाग से पहले फाटा में आपको हेलीकॉप्टर की सुविधाएं मिलती हैं। केदारनाथ धाम हेली सर्विस के लिए आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट से ही बुकिंग करें और किसी भी स्कैम में फंसने से बचें। सोनप्रयाग से लगभग 13 किलोमीटर दूर है त्रिजुगी नारायण मंदिर। केदारनाथ धाम जाने से पहले आप त्रिजुगी नारायण मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। और टाइम हो रहा है कहाँ गया 3:21। 2 बजे उठ गए थे, रेडी हुए, यहीं पर ही कॉफ़ी वगैरह भी बनाई। जितना जल्दी हम लोग शुरू करेंगे उतनी जल्दी हम लोग पहुँचेंगे ऊपर। सुबह के टाइम थोड़ा सा अच्छा रहता है, खाली ही रहता है ना। केदारनाथ धाम की यात्रा अगर आप पैदल करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए सुबह जल्दी शुरू करें, ताकि आगे अनावश्यक मौसम खराबी से बच सकें। सोनप्रयाग तक ही आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। तो सोनप्रयाग में बेसिकली क्या है ना, आपको यहाँ पर बहुत सारे क्लॉक रूम मिल जाते हैं। तो क्लॉक रूम में क्या है कि आप अपना सामान जो है ना यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये लोग पर डे का कुछ 100 रुपये चार्ज करते हैं। आपको भारी सामान ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सी नहीं मिल रही है सुबह इतनी जल्दी उठने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सारी टैक्सी फुल जा रही है। हाँ 3 लोग हाँ। अब सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड जाने के लिए आपको शटल सर्विसेज मिलती हैं, जिसका किराया है मात्र 50 रुपये एक व्यक्ति का। फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद यहाँ सोनप्रयाग से मिल चुकी है गौरीकुंड के लिए टैक्सी। उतर चुके हैं अब गाड़ी से। हालांकि अभी है थोड़ा दूर गौरीकुंड, लेकिन आप देखो ना, सुबह 2 बजे हम लोग उठे हैं, 3 बजे हम लोग अपने रूम से निकले हैं, अंधेरे में चले हैं, और अभी टाइम हो गया है 5:30। तो 2 घंटे तो हमको सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने में लग गए। सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड है आखिरी पड़ाव, जहां आपको केदारनाथ धाम जाने से पहले होटल की सुविधाएं मिलती हैं। मेडिकल स्टोर्स की भी यहां अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गौरीकुंड में ही है मां गौरी का मंदिर। मां गौरी के दर्शन के बाद हजारों श्रद्धालुओं की तरह हम भी निकल पड़े उस यात्रा पर, जिसे भारत की सबसे पवित्र और सबसे भावनात्मक तीर्थ यात्राओं में गिना जाता है। गौरीकुंड से केदारनाथ लगभग 16 से 18 किलोमीटर का सफर है, लेकिन यहां दूरी किलोमीटर में नहीं, श्रद्धा में नापी जाती है। जैसे ही ट्रैक शुरू होता है, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। कोई पैदल चल रहा है, कोई घोड़े पर, कोई पालकी में, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, बाबा केदार। कुछ किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आता है जंगल चट्टी। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित ये है पहला पड़ाव। यहाँ पहुंचकर शरीर थकने लगता है, लेकिन मन अभी भी उत्साह से भरा होता है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं भीमबली। 2013 की आपदा के बाद बने नए ट्रैक रूट का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से मंदाकिनी नदी का रौद्र और सुंदर रूप दोनों देखने को मिलता है। लगभग 2 घंटे में 7 किलोमीटर। ये देखो, मैंने अपना जो ट्रैकर था ना वो लगवाया था, तो 2 घंटे में 7 किलोमीटर पहुंच चुका हूं मैं अभी रामबाड़ा। जब आप गौरीकुंड से शुरुआत करते हैं इस यात्रा की, सो जगह जगह पे उत्तराखंड जो प्रशासन है उनकी तरफ से काफ़ी कोशिश की गई है कि ये यात्रा एक अच्छी तरीके से चले। आपको जगह जगह पे टॉयलेट्स मिलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसके बाद पानी की सुविधाएं हैं। वैसे तो पानी की बोतल दुकानों पे कुछ 50 रुपये 60 रुपये की मिलेगी, बट अगर आपको नेचुरल पानी पीना है तो यहाँ अवेलेबल है, जो आपको हर पड़ाव पे हर जगह लगातार मिलता रहेगा। उसके अलावा हर पड़ाव पे
मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं। और सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है, तो हर जगह जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार रास्ते को साफ़ करते हुए जा रहे हैं। तो गौरीकुंड से लगभग 7 किलोमीटर में है रामबाड़ा। वैसे केदारनाथ धाम यात्रा के 3 पड़ाव हैं, जिसमें पहला पड़ाव है रामबाड़ा, जो कि सबसे आसान है। अब रामबाड़ा के बाद दूसरा पड़ाव होता है लिंचोली तक, छोटी लिंचोली तक, जो रामबाड़ा से थोड़ा टफ ज़्यादा है। और फिर लिंचोली के बाद तीसरा पड़ाव, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, और उसके बाद आप सीधे पहुंचते हैं केदारनाथ धाम। ऐसे टॉयलेट्स आपको जगह जगह मिल जाएंगे, और अच्छी बात यह है कि ये टॉयलेट्स बहुत साफ़ रखे हुए हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं ना, तो आपको टॉयलेट्स भी काफ़ी क्लीन मिलेंगे पूरी यात्रा के दौरान। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पहुंचते हैं लिंचोली। हवा पतली होने लगती है, ऑक्सीजन कम महसूस होने लगती है, लेकिन हिमालय की भव्यता अब पहले से कई ज्यादा करीब दिखाई देने लगती है। इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ पहाड़ नहीं है, यहाँ 20 साल का युवा भी चलता है और 70 साल के बुजुर्ग भी। हर किसी की अपनी कहानी है, अपनी प्रार्थना है और अपने बाबा केदार हैं। अब जैसे जैसे आगे को बढ़ते जा रहे हैं ना, जो स्पीड है ना वो धीरे हो गई है। बाकी निःशुल्क सुलभ शौचालय टॉयलेट्स आपको हर एक पड़ाव पे मिलते रहते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, आप इनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। खुले में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस मात्र 6 किलोमीटर और फिर हम पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। बाकी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चार धाम में या केदारनाथ धाम की तरफ कहीं भी आ रहे हैं, अपना कूड़ा अपने साथ ले जाएं। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, और प्लास्टिक की बोतल अगर आप लाते भी हैं यहाँ ना फेंकें, वापस ले जाएं। उत्तराखंड पुलिस और SDRF आपको यहाँ हर पड़ाव पे मिलेगी, क्योंकि किसी भी अनहोनी सिचुएशन में यही लोग मदद करते हैं यहाँ पर। यात्रा के दौरान सिर्फ यात्रियों का ही ध्यान नहीं रखा गया है, जानवरों का भी रखा गया है। अभी इसी साल ये जानवरों का अस्पताल यहाँ केदारनाथ धाम से पहले बनाया हुआ है, तो अगर किसी भी जानवर को, किसी भी घोड़े को कोई भी परेशानी होती है तो घोड़े वाले यहाँ लाके डॉक्टर साहब से दिखवाते हैं, वो इंजेक्शन दवाइयाँ जो भी होती हैं जानवर की वो लगवाते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है उत्तराखंड सरकार की कि चारधाम यात्रा में सिर्फ और सिर्फ यात्रियों का ही नहीं, जानवरों का भी ध्यान रखा गया है। मैं पहुंच चुका हूं यहाँ बेस कैंप, बस कुछ दूरी और दर्शन होंगे केदारनाथ धाम के। बाकी बेस कैंप में आपको ये दिख रहा है मेडिकल रिलीफ पोस्ट है। सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं केदारनाथ धाम में मेडिकल से रिलेटेड, वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी को भी कोई भी परेशानी होती है, आप यहाँ आ सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो, या कोई भी परेशानी हो। सो ऐसी कुछ ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चारों धाम में प्रोवाइड की है। मैं चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, और आप केदारनाथ, इसके बाद बद्रीनाथ, तो ये सारी चीज़ें आपकी रास्ते में भी हैं और धाम में भी हैं। तो इसलिए अगर आप केदारनाथ धाम या चार धाम में से कहीं भी आते हैं, आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। करीब 14 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद अचानक बादलों के बीच एक दृश्य दिखाई देता है, जिसका इंतजार हर यात्री पूरे रास्ते करता है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बाबा केदार का धाम।
और फिर आता है वो क्षण जब महीनों की योजना, घंटों की यात्रा और 16 किलोमीटर की चढ़ाई एक पल में सफल हो जाती है। सामने है केदारनाथ धाम। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक, हिमालय की गोद में विराजमान भगवान शिव का दिव्य धाम। इस जगह को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इतनी कठिन यात्रा के बाद जब पहली बार बाबा केदार के दर्शन होते हैं तो सारी थकान खत्म हो जाती है। शायद यही वजह है कि लोग बार बार यहां खिंचे चले आते हैं। गौरीकुंड से शुरू हुई ये यात्रा हमें सिर्फ केदारनाथ धाम तक नहीं लाई, ये हमें अपने भीतर की श्रद्धा तक भी लेकर आई है। कहते हैं कि केदारनाथ बुलावे से ही पहुंचा जाता है और आज बाबा केदार के दरबार में खड़े होकर एक बात समझ आती है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये विश्वास है, ये तपस्या है, ये हिमालय की गोद में बसता हुआ शिव का साक्षात रूप है। हर हर महादेव। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे केदारनाथ धाम में बारिश शुरू हो चुकी थी और फिर उसके बाद मैं पीछे के रास्ते यहाँ पर आ गया हूँ। अभी भी आप मौसम देख सकते हो, पूरे बादल लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ केदार घाटी में मौसम बदलते रहता है। जब हम सुबह निकले तब धूप थी और फिर अब बादल हैं। थोड़ी देर पहले बारिश थी और अभी थोड़ी देर और यहाँ रुकेंगे तो फिर और मेरे ख्याल से फिर धूप आ जाएगी। सो बहुत मतलब यहाँ पहुँच के ना बहुत सुकून मिलता है। यहाँ आप हिमालय से चलने वाली इस हवा की सरसराहट को भी सुन सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं दिव्य केदारनाथ धाम जी के। क्या जगह है यार, क्या जगह है। महादेव बस से ही ऐसी जगह हैं जहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं।